वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है ये स्वराज पार्टी। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था चोरा चोरी कांड के माध्यम से। असहयोग आंदोलन के वापस ले लेने और गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद देश में एक निराशावाद का माहौल छाया हुआ था। लोग काफ़ी ज़्यादा गांधी जी से आशान्वित थे कि हमें स्वराज मिलेगा, लेकिन स्वराज का सपना टूट गया। गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इन्हीं दो घटनाओं के कारण स्वराज पार्टी का जन्म होता है। हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ, स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, स्वराज पार्टी ने क्या कार्य किया और इसका क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश का वातावरण एक निराशा वाला वातावरण था। लोग निराश थे। इतना अच्छा आंदोलन जो चल रहा था, पूरे देश में चल रहा था, देश के कोने कोने में से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और गांधी जी ने भी वादा किया था, अगर इन सारे नियमों को, कार्यक्रमों को 1 साल तक पूरा किया जाए तो भारत को स्वराज मिल जाएगा। लेकिन हो गया उल्टा। और एक छोटी सी घटना जो कि इतना बड़ा देश में, एक गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में जो घटना हो जाती है, गांधी जी पूरा असहयोग आंदोलन को पूरे देश से वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके जो ये विचार थे, सभी कांग्रेसियों से मेल नहीं खाते थे गांधी जी के विचार, और बहुत सारे लोग इससे नाराज हो गए, गांधी जी से खफा हो गए। इसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग भी गांधी जी से नाराज थे। और गांधी जी के नेतृत्व की जो क्षमता थी उस पर ये लोग शक करने लगे थे और उसकी आलोचना करने लगे थे। इसी क्रम में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कहा कि जो असहयोग की कड़ी चल पड़ी है, कि हम लोगों को अंग्रेजी सरकार को असहयोग करना है, उसका विरोध करना है, इसे अचानक बंद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक नया तरीका सोचा और इसीलिए मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। और यही विचारधारा का जो मूर्त रूप है वो स्वराज पार्टी है। इन्होंने क्या विचारधारा दी, क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी, भले ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया हो, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का असहयोग करना जारी रख सकती है। वो किस प्रकार? विधानमंडल, जो विधायिका है, वहाँ पर हम लोग जीत कर जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, और जो सदन में जो विधेयक आएगा, जो बिल आएगा, जो कि भारत के विरोध होगा, भारत के अहित में होगा, भारत के लिए हानिकारक होगा, उसका हम लोग सदन में ही बहस के माध्यम से विरोध करेंगे और जनता को जागरूक करने का काम करेंगे, ताकि जनता में एक तरह से कहते हैं शून्यता की स्थिति नहीं आए। जनता को भी लगे कि उनके विचारों को, उनके भावनाओं को कोई उठाने वाला बंदा है। और इसीलिए इसी विचारधारा के तहत विधानमंडलों के भीतर, जिस प्रकार आज हम लोग देखते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, सत्ता पक्ष किसी बात को रखता है सदन में, विपक्ष को लगता है कि नहीं ये गलत है तो उसका विरोध करता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कहा कि विधानमंडल के भीतर हमें चुनकर जाना है, चुनाव लड़कर जाना है, और जो कानून या जो विधेयक भारत के लिए हानिकारक होगा उसका हम लोग विरोध करेंगे और जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। और इसी प्रकार 1923 में जो चुनाव हुए विधानमंडल का, उसमें भाग लेने का निर्णय लिया। तो 1923 के चुनाव मंडल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग लेगी, पार्टिसिपेट करेगी। 1922 में कांग्रेस में का गया में अधिवेशन हुआ। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, आपसे ये भी पूछा सकता है, तो गया में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे। CR दास खुद ही अध्यक्ष थे और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव ये दिया कि विधानमंडलों का चुनाव लड़ेंगे और सदन के अंदर जाकर सरकार का असहयोग करेंगे, इसे जारी रखना चाहिए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नेताओं ने बहुमत के साथ इसे अस्वीकार कर दिया, यानी डिसअप्रूव कर दिया। ये अप्रूवल नहीं मिला। इससे नाराज होकर CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया। इन्होंने रिजाइन दे दिया और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसे आप लोग याद रखेंगे, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। और इसी का बाद में नाम बदलकर मार्च 1923 में हो गया शॉर्ट में स्वराज पार्टी।
तो स्वराज पार्टी का जो मूल नाम पूछा जाएगा तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। बाद में इसे शॉर्ट में स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा और ये नाम ज़्यादा फेमस हो गया। तो जब स्वराज पार्टी का गठन हो गया तो हर पार्टी में कुछ पद होते हैं, एक से अध्यक्ष और महासचिव सबसे बड़ा पद होता है। तो पार्टी का अध्यक्ष, स्वराज पार्टी का जो अध्यक्ष बना वो थे CR दास, और स्वराज पार्टी के जो महासचिव बने वो थे मोतीलाल नेहरू। इसे आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास, और स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, दो टर्म मिलेंगे, एक परिवर्तन समर्थक और दूसरा है परिवर्तन विरोधी या अपरिवर्तनवादी। ये लोग क्या चाहते थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये परिवर्तन चाहते थे, यानी सदन में जाकर विरोध करना है। तो इस प्रकार के, यानी जो CR दास, मोतीलाल नेहरू या स्वराज पार्टी के विचारों को जो समर्थन देते थे उसे परिवर्तन समर्थक कहा जाने लगा। और इसमें कौन कौन से थे, विट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल खां, मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये सारे लोग क्या कहलाते थे, परिवर्तनवादी। कभी कभी एग्जाम में इस तरह प्रश्न भी आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनवादी समर्थक था। इन सारे ऑप्शन में से कोई आपको वहाँ पे एक मिल जाएंगे। इसी प्रकार जिन्होंने विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध किया, यानी इस स्वराज्यों का जो विचारधारा था उसका विरोध किया, उसे परिवर्तन विरोधी कहा गया या अपरिवर्तनवादी कहा गया। इसमें कौन कौन थे मुख्य रूप से, इसमें राजगोपालचारी, अयंगर, M.A. अंसारी और राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा, अपरिवर्तनवादी में कौन कौन थे, राजगोपालाचारी, अयंगर, M.A. अंसारी और राजेंद्र प्रसाद। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप उसको छांट पाएंगे। इसी प्रकार नोट में आप ये याद रखिएगा, जो कि परिस्थिति के अनुकूल नहीं थी लेकिन ऐसा काम हुआ था। केंद्रीय विधानसभा में जो लोग चुन कर गए, तो जिस प्रकार स्वराज पार्टी ने जिन बातों को रखा, मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका समर्थन किया, जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे, लेकिन स्वराज पार्टी के लोगों का इन्होंने समर्थन किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो चुके थे, इन्होंने मुस्लिम लीग का गठन कर लिया था। और हम लोग जानते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वराज दल और मूल जो कांग्रेसी लोग थे उनमें विवाद हो गया, उनके विचारों को जब अप्रूव नहीं मिला, डिसअप्रूव हो गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे अवसर समझा कि नहीं, अभी कांग्रेस को फिर कमज़ोर हम लोग कर सकते हैं उसमें फूट डालकर, और इसीलिए स्वराजियों के साथ, स्वराज दल के नेताओं के साथ इन्होंने अपनी नज़दीकी बढ़ा ली। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता समझ गए, और जिस प्रकार 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं चाहती थी कि फिर से विभाजन हो और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हो। इसीलिए फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ, दिल्ली में, और उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। उन्होंने स्वराज पार्टी को मान्यता दे दी, उनको अप्रूव कर दिया, और इस प्रकार क्या हुआ, कांग्रेस ने पुनः विभाजन से बच गई, यानी कांग्रेस फिर से विभाजित नहीं हुई। नहीं तो इस प्रकार की दूरियां बढ़ रही थी, जिन्ना स्वराज्यों के नज़दीक आ रहे थे, हो सकता था कांग्रेस का फिर से विभाजन हो जाता। तो कांग्रेस को भी ये बात पता था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने विशेष अधिवेशन बुलाया और स्वराज्यों का जो डिमांड था उसे अप्रूव कर लिया। स्वराज्यों ने इसके बाद क्या किया, 1923 का विधानमंडल चुनाव में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, चुनाव लड़ा पूरे प्रचार के साथ, घोषणा पत्र भी जारी किया, और इसके बाद ये उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया कि हम लोग सरकार के हल गलत काम का विरोध करेंगे और ये लगातार विरोध करते रहेंगे, और इस नीति पर हम लोग हमेशा कायम रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम सरकार से बाद में जीतने के बाद साँठगांठ कर लेंगे और सरकार के गलत नीतियों को भी समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने ये घोषणा पत्र में ही लिख दिया। और 1923 का जब चुनाव हुआ, 101 निर्वाचित सीट थी, 101 केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीटें थी, और कांग्रेस ने कुल 42 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी स्वराज्यों की विचारधारा के माध्यम से कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा उसमें 101 में 42 सीट पर जीत हासिल की, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ ही जो प्रांतों में चुनाव हुए, बहुत सारे प्रांतों में, ये था केंद्रीय विधानसभा, केंद्र में तो चुनाव हुए ही, प्रांतों में भी चुनाव हुए, और उसमें मध्य प्रांत था, वहाँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुमत मिल गया,
मेजॉरिटी मिल गया। इसके साथ ही बंगाल जो था, बंगाल में वो सबसे बड़े सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी, सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। और बम्बई एवं उत्तर प्रदेश में भी स्थिति ठीक ठाक रही, संतोषजनक रही। लेकिन मद्रास और पंजाब में आशा के अनुकूल सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि वहाँ सांप्रदायिकता की भावना काफ़ी फैल गई थी। इसके बाद जब स्वराज्यों ने चुनाव में जीत हासिल की, जीत हासिल करने के बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनकी क्या उपलब्धियां रही, उन सब चीज़ों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला 1919 के अधिनियम से राष्ट्रवादी जो भारत के नेता थे वो खुश नहीं थे, वो उसका विरोध कर रहे थे। 1919 का कौन सा एक्ट था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का ये लोग विरोध कर रहे थे, तो इसके जांच के लिए एक कमेटी बनी जिसको कहते हैं मूडीमैन कमेटी। तो मूडीमैन कमेटी इन्हीं स्वराज्य विचारधारा के समर्थक नेताओं के डिमांड पर सरकार ने गठन किया था। किस चीज़ के लिए? 1919 के अधिनियम के जांच के लिए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मूडीमैन समिति का गठन किस चीज़ से था? तो 1919 के अधिनियम के सुधार से। इसके साथ ही जो दमनात्मक कानून थे जो कि भारतीयों का दमन करते थे, उसे समाप्त करने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, वो काबिल तारीफ था। इसके साथ ही श्रमिकों की स्थिति को भी बेहतर बनाने के लिए इन्होंने सरकार से डिमांड किया। ट्रेड यूनियन की सुरक्षा के संबंध में भी इन्होंने बातें रखी। इसके साथ ही स्वराज्यों ने ही ब्रिटिश सरकार को गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया था। और हम लोग जानते हैं 1930 से 32 तक 1930 से 1932 तक लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो उनका सुझाव किसने दिया था? सुझाव इन्हीं स्वराज्यों ने ही दिया था। और बाद में ब्रिटिश सरकार ने वो सम्मेलन बुलाया। इस मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड यानी 1919 के अधिनियम का जो भी कमी था, जो भी उनकी खराबी थी, जो कि भारतीय के लिए अहितकारी थी, उनका उन्होंने उजागर किया, जनता के सामने उन चीज़ों को रखा। इसके साथ ही जब केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में तो भाग लिया ही, इसके साथ ही जो छोटे मोटे जो होते हैं कि स्थानीय प्रशासन, जिसको कहता है स्थानीय स्वशासन, यानी पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, उन सब चीज़ों में भी, उन सब के चुनाव में भी कांग्रेस के स्वराज्यों ने भाग लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर वो विराजमान हुए। जैसे कलकत्ता के मेयर, कलकत्ता का जो मेयर का पद था वो काफ़ी बड़ा पद माना जाता था। और वहाँ जो नगर परिषद का चुनाव हुआ उसमें CR दास कलकत्ता नगर के मेयर बने। इसी प्रकार अहमदाबाद में जो चुनाव हुआ वहाँ विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद के मेयर बने। पटना में जो चुनाव हुआ, पटना में राजेंद्र प्रसाद मेयर बने। इसी प्रकार इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेयर बने। यानी इन जो छोटे छोटे स्तर के चुनाव होते हैं स्थानीय स्वशासन के, इन सारे महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय चयनित हुए, भारतीय चुनाव में जीत कर आए और एक प्रकार से इन्होंने राजनीतिक सीख प्राप्त की। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है ये मेयर का पद, आप समझ सकते हैं। एक बार लॉर्ड कर्जन ने भी कहा था मैं कलकत्ता का मेयर बनना पसंद करूंगा, क्योंकि ये इनके पास काफ़ी कुछ करने के लिए ऑप्शन रहते हैं। इतने बड़े पदों पर ये भारतीय नेताओं की नियुक्ति हुई, भारतीय नेता चुनाव के माध्यम से विजयी होकर आए। 1925 में एक और उपलब्धि जुड़ गई इन लोगों के साथ। 1925 में केंद्रीय विधानमंडल, समझ सकते, केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल में जो अध्यक्ष था, स्पीकर केंद्रीय विधानसभा का, वो स्वराज्यों में से एक प्रमुख थे, विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? सरदार पटेल के भाई। वो केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए, स्पीकर चुने गए। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय या स्पीकर तो विट्ठल भाई पटेल। जैसे आज हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। उसी प्रकार उस लेवल का पद था केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष या स्पीकर। उस पद पर एक भारतीय का नियुक्त होना बहुत बड़ी उपलब्धि थी स्वराज्यों की। ये उनकी उपलब्धियों में गिना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि बहुत दिन इनकी उपलब्धि नहीं रह पाई। 1925 में ही, जहां हम लोग 1925 में देख रहे हैं विट्ठल भाई पटेल
केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बन जाते हैं, वहीं 1925 में ही सी.आर. दास की मृत्यु हो जाती है। और सी.आर. दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे और इससे स्वराज दल को काफ़ी झटका लगा और एक तरह से कह सकते हैं इनके बाद स्वराज दल का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। उनको चलाने वाले उस तरह के लीडर नहीं रहे। सी.आर. दास के बारे में जान लें कि सी.आर. दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु माना जाता है। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु पूछा जाएगा तो सी.आर. दास, वो अपना उसे राजनीतिक गुरु मानते थे। नवंबर 1926 के चुनाव में, जब नवंबर 1926 में चुनाव हुआ, यानी सी.आर. दास की मृत्यु के बाद, तो स्वराजियों को हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और उसमें प्रस्ताव जो पारित हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे भारत में गांधी जी के नेतृत्व में आरंभ करने का निर्णय लिया गया, एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्वराजियों का जो डिमांड था, स्वराजियों क्या चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो धारा और सहयोग आंदोलन के वापस लेने के कारण रुक गई है, उस धारा को, उस फ्लो को कंटिन्यू रखना है। उन्होंने बखूबी से कंटिन्यू रखा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करने का निर्णय ले लिया, अब स्वराजियों का औचित्य नहीं बचता था। अब उन्होंने अलग से कुछ करने का नहीं सोचा और इस प्रकार स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया और इस प्रकार स्वराज पार्टी का अंत हो गया। स्वराज पार्टी का अंत इसलिए हो गया क्योंकि वो क्या चाहते थे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो ये राष्ट्रीय आंदोलन हमारा कमजोर हो रहा है, विखंडित हो रहा है और रुक सा गया, थम सा गया है, इसे कंटिन्यू रखना है। उन्होंने कंटिन्यू रखा। लेकिन जब कांग्रेस खुद ही जागरूक हो गई, खुद ही अब नया बड़ा आंदोलन करने लगी गांधी जी के नेतृत्व में, सोच इस प्रकार के विचारों को, और स्वराज जी ने पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया गया, तो स्वराजियों का जो विचार था वो कांग्रेस से जब मेल खाने लगा तो स्वराजियों का एक प्रकार से कह सकते हैं उन्हें विधानमंडल में जो जाकर विरोध करने का कॉन्सेप्ट है उसका दामन छोड़ दिया और उस प्रकार से इन सब चीज़ों को उन्होंने फिर से अभी बंद कर दिया फिलहाल के लिए। और स्वराज पार्टी के जो लोग थे वो पूर्णतः कांग्रेस के अधीन हो गए और उन्होंने उसके माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया, पार्टिसिपेट किया और इस प्रकार स्वराज पार्टी का जो अलग अस्तित्व था वो 1930 में समाप्त हो गया। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्वराज दल, स्वराज पार्टी और स्वराज पार्टी से संबंधित सभी प्रकार के चीज़ों को हम लोगों ने देखा, सुना और जो भी प्रश्न बन सकते तो उन सब चीज़ों का भी डिस्कस किया। इसी प्रकार अगर आप भी एवरीडे इस प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करना चाहते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी अकॉर्डिंग सिलेबस, तो आप 9 बजे 9 AM को एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 पर वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आप आराम से उसे देखकर अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। पूरे सिलेबस का कवरेज आपको मिलेगा। आप एवरीडे 9 AM को यहाँ से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि मैं 9 बजे जब भी वीडियो अपलोड करूँ पेपर 2 की तो आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।